आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जो हम सब जानते हैं। मतलब शायद उसकी गहराई को कभी नापते नहीं है। दस्तावेज का शीर्षक है लोग क्या कहेंगे, एक अदृश्य जेल। हम्म। और इसकी पहली ही लाइन मतलब सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे समाज में कानून, पुलिस या अदालत से भी ज्यादा शक्तिशाली क्या है। सिर्फ 3 शब्द, लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। और ये दस्तावेज इसी की जड़ तक जाता है। ये बताता है कि कैसे गिल्ट यानी अपराध बोध हमारी परवरिश में इस तरह घोल दिया गया है कि वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गया है। ये कोई बाहरी दबाव नहीं रह जाता। ये एक अदृश्य शक्ति बन जाता है जो हमारे हर फैसले पर, हमारी हर खुशी पर पहरा देती है। तो चलिए इस अदृश्य जेल की दीवारों को थोड़ा टटोलते हैं, इसकी बनावट को समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इससे बाहर आने का कोई रास्ता है भी। इस दस्तावेज को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही थी वो ये है कि ये अदृश्य जेल बनती कैसे है। और जवाब इतना इतना सामान्य है कि हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। ये हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है। एक तरह की प्रोग्रामिंग है। हमें बार बार कहा जाता है, अरे ऐसे जोर से मत हंसो, लोग क्या सोचेंगे। हाँ, या ये क्या पहन लिया, रिश्तेदार क्या कहेंगे। बिल्कुल। या फिर ऐसा कुछ मत करना जिससे परिवार की इज्जत पर बात आए। और मजे की बात ये है कि ये वाक्य कभी भी सीधे सीधे धमकी नहीं होते। ये सलाह की तरह दिए जाते हैं, परवाह की तरह दिखाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो बाहरी आवाजें हैं ना, वो हमारे अंदर बैठ जाती हैं और हमारी अपनी आवाज बन जाती हैं। हम कुछ भी नया करने से पहले, अपनी खुशी का कोई रास्ता चुनने से पहले खुद से ही ये सवाल करने लगते हैं। हाँ। ये अपराध बोध हमारा आंतरिक नियंत्रक यानी इंटरनल कंट्रोलर बन जाता है। मतलब हमें किसी बाहरी पुलिस की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। हम खुद ही अपने जेलर बन जाते हैं। बिल्कुल। सोचिए, कोई व्यक्ति है जिसे पेंटिंग का शौक है, लेकिन उसने कभी आर्ट क्लास नहीं ली क्योंकि उसके मन में आवाज आती है, इस उम्र में पेंटिंग, लोग हंसेंगे, या तुम इसमें अच्छे नहीं हो, अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ कोई असली पुलिस या जेल नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने खुद को अपनी इच्छा पूरी करने से रोक लिया है। यही है अपना जेलर बनना। और ये सिर्फ एक सामाजिक दबाव नहीं रह जाता। दस्तावेज में ओशो का एक जिक्र है जहां वो कहते हैं कि समाज आपको डर से नियंत्रित करता है। ये डर पकड़े जाने का नहीं, बल्कि समाज से अलग थलग पड़ जाने का है, अकेला रह जाने का है। ये एक मनोवैज्ञानिक पकड़ है। हाँ, और ये डर बहुत बहुत प्राइमल है, बहुत आदिम है। हजारों साल पहले अगर किसी इंसान को कबीले से निकाल दिया जाता तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। अकेलेपन का मतलब मौत था। आज भले ही हम शहरों में रहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग वो अब भी उसी तरह काम करता है। अस्वीकार किए जाने का डर, अकेला छोड़ दिए जाने का डर हमारी सबसे गहरी असुरक्षाओं में से एक है। और समाज का ये लोग क्या कहेंगे वाला सिस्टम वो इसी डर पर काम करता है। ये दिलचस्प है। मतलब हम अपनी आज़ादी को एक तरह से सुरक्षा के लिए बेच देते हैं। लेकिन ये डर सिर्फ सामाजिक नियमों तक ही तो सीमित नहीं रहता होगा। मुझे लगता है ये हमारे बड़े फैसलों पर भी असर डालता होगा, जैसे कानून का पालन करना। क्या लोग कानून का पालन नैतिकता के लिए करते हैं या वहां भी यही बदनामी का डर काम करता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और दस्तावेज इसी पर एक चौंकाने वाला तर्क देता है। वो कहता है कि बहुत से लोग ट्रैफिक सिग्नल पर इसलिए नहीं रुकते कि ये नियम है और इससे सबकी सुरक्षा होती है, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि वहां कैमरा लगा है या ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। पकड़े जाने का डर कानून से कम और चालान कटने पर होने वाली बदनामी का डर ज्यादा होता है। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? मतलब क्या कोई भी नैतिकता के लिए काम नहीं करता? दस्तावेज ये नहीं कह रहा कि दुनिया में नैतिकता है ही नहीं, बिल्कुल है। लेकिन वो एक बड़े सामाजिक पैटर्न की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बड़े समूह के लिए बाहरी नियंत्रण यानी बदनामी का डर, वो आंतरिक नियंत्रण यानी सही गलत की अपनी समझ से ज्यादा शक्तिशाली होता है। हमारा मॉरल कंपस अंदर से नहीं, बाहर से सेट हो रहा है। और ये डर सिर्फ कानून तोड़ने जैसी बड़ी बातों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी जिंदगी के सबसे निजी फैसलों पर हावी हो जाता है। करियर चुनना हो तो अक्सर वो चुना जाता है जिसमें ज्यादा इज्जत हो, भले ही हमारी रुचि कहीं और हो। मुझे याद है जब मैंने कॉलेज में विषय चुना था तो मेरे एक रिश्तेदार ने कहा था, इसमें स्कोप क्या है? उनका मतलब इसमें समाज में इज्जत कितनी है से था। उस एक सवाल ने मुझे हफ्तों तक परेशान किया था। ये इतना गहरा बैठा हुआ है। बिल्कुल, करियर से लेकर शादी तक या तलाक जैसे फैसले तक
हर जगह ये अदृश्य दर्शक, ये इनविजिबल ऑडियंस हमें देख रहा होता है। हम हर कदम ये सोचकर उठाते हैं कि वो क्या सोचेंगे, और इसी का नतीजा ये होता है कि जैसा दस्तावेज में बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, हम जीते कम हैं, प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। हम जीते कम हैं, प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। ये लाइन, ये तो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी जो सोशल मीडिया की जिंदगी है, शायद इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हर कोई अपनी सबसे अच्छी तस्वीर पेश कर रहा है, भले ही अंदर से वो कैसा भी महसूस कर रहा हो। सोशल मीडिया इसका एक आधुनिक विस्तार है, एक लाउड स्पीकर है। लेकिन ये उससे भी गहरा है। ये उस पारिवारिक समारोह में भी होता है जहां आप अपने चचेरे भाई से बेहतर दिखने की कोशिश करते हैं, या उस नौकरी में भी जिसे आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका टाइटल अच्छा लगता है। ये प्रदर्शन हर जगह है। हमारी जिंदगी एक मंच बन जाती है, और हम अभिनेता, हम अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दर्शकों की तालियों के लिए काम करने लगते हैं। और धीरे धीरे हम भूल ही जाते हैं कि हमारी अपनी कहानी क्या थी। मतलब हम एक ऑथेंटिक जीवन नहीं जी रहे होते। मुझे लगता है दस्तावेज यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क बता रहा है अपराध बोध और जिम्मेदारी के बीच। गिल्ट आपको बस ये महसूस कराता है कि आप ही बुरे हैं, जैसे आपके अस्तित्व में ही कोई खोट हो। ये एक हमला है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ जिम्मेदारी का नजरिया कितना अलग है। वो व्यक्ति पर हमला नहीं करते, वो कहती है ठीक है, तुमसे गलती हुई, अब सवाल ये है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अपराध बोध आपको अतीत में जकड़ लेता है, शर्मिंदगी में डुबो देता है, जबकि जिम्मेदारी आपको भविष्य के लिए आजाद करती है, आपको बेहतर बनने का मौका देती है। तो एक तरह से गिल्ट कहता है तुम गलत हो, हाँ, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है तुमने कुछ गलत किया है और तुम उसे ठीक कर सकते हो। बिल्कुल, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और विडंबना यह है कि हमारी परवरिश में, हमारे स्कूलों में, हमारे समाज में अक्सर अपराध बोध को ही अनुशासन का नाम दे दिया जाता है। बच्चों को ये महसूस कराकर नियंत्रित किया जाता है कि वे बुरे हैं या नासमझ हैं। उन्हें शर्मिंदा किया जाता है, बजाय इसकी कि उन्हें उनकी गलतियों के परिणामों को समझने और उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो हमें सुधारने के नाम पर एक मनोवैज्ञानिक पिंजरे में डाल दिया जाता है। हाँ, और गिल्ट एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि ये व्यक्ति के आत्ममूल्य, उसकी सेल्फ वर्थ पर सीधा प्रहार करता है। जब किसी को लगातार ये महसूस कराया जाता है कि वो गलत है, तो वो सवाल करना बंद कर देता है और चुपचाप नियमों का पालन करने लगता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे और ज्यादा अपराध बोध महसूस न करना पड़े। वो अपनी सहजता खो देता है। और इसी को दस्तावेज मनोवैज्ञानिक पिंजरा यानी साइकोलॉजिकल केज कहता है। लोग क्या कहेंगे का डर वो पिंजरा है जिसकी सलाखें दिखती नहीं पर महसूस होती हैं। इसी डर में लोग नाखुश शादियों में सालों तक बने रहते हैं, ऐसे करियर चुनते हैं जिनसे वे हर रोज नफरत करते हैं, और अपनी असली पहचान, अपने असली शौक, यहाँ तक कि अपने लैंगिक पहचान तक को दुनिया से छुपाते हैं। और फिर ये एक बड़ा और एक विरोधाभासी सवाल उठाता है, आखिर स्वतंत्रता इतनी डरावनी क्यों लगती है? अगर पिंजरा इतना ही घुटन भरा है तो लोग उससे बाहर क्यों नहीं निकलते? रूवल की कोई गारंटी नहीं होती। पिंजरे के अंदर नियम साफ हैं, रास्ते तय हैं। भले ही वो घुटन भरा हो, लेकिन वो जाना पहचाना है, सुरक्षित लगता है। आपको पता है कि क्या करने से तारीफ मिलेगी और क्या करने से आलोचना। लेकिन जब आप पिंजरे से बाहर कदम रखते हैं तो कोई नक्शा नहीं होता। मतलब आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और जब आप अपनी राह चुनते हैं तो आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। लोग आपको जज करेंगे, सवाल उठाएंगे, शायद आपका मजाक भी उड़ाएंगे। उस अनिश्चितता और अकेलेपन का सामना करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। यहीं पर दस्तावेज के शब्द बहुत सटीक लगते हैं। स्वतंत्रता असहज, अनकंफर्टेबल, लेकिन अपराध बोध दम घुटने वाला, सफोकेटिंग। ये एक चुनाव है, एक चुनाव जो हर किसी को अपनी जिंदगी में करना पड़ता है। इस लाइन को थोड़ा और खोलते हैं। स्वतंत्रता की असहजता और अपराध बोध की घुटन, इसमें क्या फर्क है? देखिए, स्वतंत्रता की असहजता वैसी है जैसे आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे हैं। आप गिरते हैं, आपको चोट लगती है, आप डगमगाते हैं, ये अनकंफर्टेबल है। लेकिन इसी प्रक्रिया में आप मजबूत होते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये विकास की असहजता है। दूसरी तरफ अपराध बोध की घुटन एक बंद कमरे में रहने जैसी है, जहां धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रही है। शुरू में शायद पता न चले, लेकिन वक्त के साथ आपका दम घुटने लगता है,
आपकी आत्मा खोखली हो जाती है। आप शारीरिक रूप से जिंदा तो होते हैं, पर अंदर से मर चुके होते हैं। तो इस सब का सार क्या है? मतलब हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? दस्तावेज बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारे समाज में कानून से ज्यादा प्रतिष्ठा यानी रेप्यूटेशन का डर काम करता है। समाज का ढांचा डर पर आधारित है। बदनामी का डर, अकेले रह जाने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। और ये हमें एक मौलिक प्रश्न पर लाके छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अपने जीवन के फैसले डर से लेंगे या जागरूकता से, अवेयरनेस से? क्या हम वो करेंगे जो हमसे अपेक्षित है या वो करेंगे जो हमारे लिए सही है, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज है? ये एक आसान चुनाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। और दस्तावेज के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है जो पूरी चर्चा को एक आध्यात्मिक आयाम देती है। वो कहता है, लोग क्या कहेंगे एक आवाज है और ये बहुत शोर करती है। ये बाजार का शोर है, लेकिन उससे भी गहरी, उससे भी शांत एक और आवाज हमारे अंदर है, हमारी अपनी। उस भीतरी आवाज को, उस अंतरात्मा की आवाज को सुनना ही असली आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी है। बाहरी शोर के बावजूद अपने अंदर की सच्चाई से जुड़ना। बिल्कुल। अगर हम इस चर्चा को बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच एक संतुलन कैसे बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि समाज को पूरी तरह से नकार दिया जाए। समाज हमें भाषा देता है, संस्कृति देता है, सुरक्षा देता है। सवाल ये समझने का है कि कहाँ समाज का मार्गदर्शन उपयोगी है और कहाँ वो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। ये एक बहुत ही महीन रेखा है जिसे हर किसी को अपने लिए खोजना पड़ता है। सही बात है। ये विद्रोह के बारे में नहीं, जागरूकता के बारे में है। और आज की बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, आपके जीवन का कौन सा फैसला लोग क्या कहेंगे कि डर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? वो क्या चीज थी जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, सिर्फ इस डर से? और अगर ये डर बस एक पल के लिए गायब हो जाए तो आज आप क्या अलग करेंगे? अगर इस बातचीत ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर साझा करें। शायद इन विषयों पर ईमानदार बातचीत की हम सबको जरूरत है। हम फिर मिलेंगे एक और विषय पर ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ।